तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है फिर से एक बार अहिल्यादीप क्लासेस में। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, अच्छी आपकी तैयारी चल रही होगी। ठीक है, तो अभी हम क्लास देखने वाले हैं आपके उत्तराखंड सेकेंड पेपर की। आपकी है थर्ड क्लास। ठीक है, हमने आपका विस्तार देख लिया, स्थिति देख लिया, आपका सामरिक महत्व देख लिया, संरचना देख ली, उच्चावच देख लिया, जलवायु अपवाह तंत्र। कल वाली क्लास में हमने देखा आपका जो जलवायु और अपवाह तंत्र किस तरीके से आपका उत्तराखंड में आपके जो मुख्य है, जिनसे आपके सवाल बन सकते हैं मुख्य परीक्षा के संदर्भ में, उनको हम थोड़ा सा समझने की कोशिश की। ठीक है, आज का आपका टॉपिक होने वाला है प्राकृतिक वनस्पति। ठीक है, तो ये प्राकृतिक वनस्पति आपका जो टॉपिक है ये काफ़ी बड़ा टॉपिक है। इसमें बहुत सारी चीज़ें आपकी ऐड होंगी, उन्हें हम एक साथ एक क्लास में देखेंगे, चाहे वो क्लास कितनी भी लंबी हो जाए, चाहे 40-45 या मैं कोशिश करूँगा कि 1 घंटे से लेस हो। ठीक है, यानी कि 50 से 55 मिनट से नीचे आपकी वो क्लास रहेगी, उसमें आपका सारा पूरा कवरअप हो जाएगा। इसके साथ साथ अभी आप जो है 2026 का आपका जो कैलेंडर है यूपीएससी का, वो भी आपका आ चुका है। उसमें आपका जो क्या है अपर और लोअर का उसमें डेट दी हुई है प्रीलिम्स की ना। अपर की भी और लोअर की उसमें डेट दी हुई है प्रीलिम्स की। तो आपको अब अभी से उस चीज़ को लेकर तैयार करके चलना है। अपना मेंस वाला जो एरिया है, समझ लो, उसको अभी से प्रॉपर तरीके से लेके चलो, ताकि जब आपका ये मान के चलो ना कि आप ये देखो मई में आई थिंक को पेपर है, अगर यहाँ पे मैं लिखूँ तो मई में आपका लोअर है और जुलाई में आपका अपर है। ठीक है, तो आपको अगर अपर के लिए तैयारी कर रहे हो आप, मतलब पेपर तो आप दोनों ही देखो, तो ये मान के चलो कि आपको 2 से ढाई महीने स्पेसिफिकली आपको प्री के लिए पढ़ना है। ठीक है, और ये मान के चलो कि जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई मार्च, हाँ, मार्च तक का आप ये कोशिश करो कि मार्च तक का जो आपका 26 तक का आपका पूरा मेंस का सिलेबस आपका कवर अप हो, उसके सारे क्रिप्सी नोट्स आपके बने हुए हों। समझ रहे हो ना, आपके रिवीजन के लिए नोट्स आपने बनाए हो सब्जेक्ट वाइज पेपर वाइज। ठीक है, मार्च तक आपने पूरा फाइनल कर देना है। उसके बाद अप्रैल मई जून आपका जो है प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको अच्छे से वो लेके जाना है, ताकि आपको प्री आपका आसानी से हो जाए। ठीक है, फिर आपका प्री निकलेगा और प्री के बाद आपको करना क्या है कि जिन आपका मेंस का सिलेबस आपको पहले से तैयार है, और इसी सिलेबस बेस्ड अप्रोच अपना के आपको फिर आंसर राइटिंग को आपको और मजबूत करना है। आपको आंसर राइटिंग आपको फिर और तरीके से आंसर राइटिंग हो गया, मॉक टेस्ट हो गए, इन पे आपको विशेष ध्यान देना है, और फिर आपको अपना जो मेंस है वो बिल्कुल फोड़ के आना है। तो अब ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल उसके लिए पढ़ते जाओ प्रीलिम्स के लिए, फिर जब प्रीलिम्स निकल जाए उसके बाद सोचो कि मेंस किस तरीके से करें, मेंस किस तरीके से करें, तब चीज़ें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। ठीक है, तो आप मेरे से जुड़ सकते हो और अपनी जो तैयारी है आपकी मेंस की, उससे आप एक आसान सा आप एक स्मार्ट तरीके से आप उसे एक धार दे सकते हो तैयारी को। ठीक है, तो चलो आप अपने जो टॉपिक है उससे वापस आते हैं। हम कहने वाले थे कि आपको जो प्राकृतिक वनस्पति हम देखने वाले हैं आपका, ठीक है, पेपर 2 का। अब प्राकृतिक जो वनस्पति है आपको उत्तराखंड का, वो थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है। इसमें हम ये देखेंगे कि उसमें किस तरीके से उसका विभाजन है, आपको जो उसके वन वगैरह आपके प्राकृतिक संपदा का है, चाहे शीतोष्ण वगैरह होगा, उपोष्ण, इन सब के वनों के बारे में हम देखेंगे। ठीक है, किस तरीके से। इसके अलावा हम जो आपके जो बुग्याल आपका इसी में ऐड कर देंगे, बुग्याल को देखेंगे, जितने बुग्याल आपके प्रमुख उत्तराखंड के हैं जिनसे आपके सवाल बनते हैं। ठीक है, इन बुग्याल को देखने के बाद इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट चीज़ में आपकी ऐड होगी, जो नेशनल पार्क वगैरह हो गए आपके, ठीक है, जो आपके उद्यान वगैरह हुए, उनको हम इसमें देखेंगे। ठीक है, और जो इसमें आपका जो वन्य जीव संरक्षण आपका संबंधित हो गया, वन आपके हो गए, इनको भी हम प्राकृतिक संपदा वाले टॉपिक में देख लेंगे। फिर आपका जो वन आंदोलन वाला टॉपिक मैंने यहाँ पे लिखा है, ठीक है, वन आंदोलन आपका जो हमने लिखा है, तो ये बेसिकली आप जब देखोगे आपका पेपर 1 आपका उत्तराखंड का जो है पेपर 1, तो ये पेपर 1 का टॉपिक है आपका वन आंदोलन वाला। तो इसको हम जब पेपर 1 करेंगे ना, तो इसको हम देखेंगे पेपर 1 में आपका, जब पेपर 1 आपका सिलेबस आप देखोगे पेपर 1 का सिलेबस। ठीक है, तो पेपर 1 के सिलेबस में आप उठाओगे पेपर 1 आपका उत्तराखंड का यहाँ पे। ठीक है, इसमें आप जब आओगे उत्तराखंड के जो जन आंदोलन आप देखोगे ना, तो इस जन आंदोलन में आपका जो वन आंदोलन में हम इसको इसी में ऐड कर देंगे, ताकि क्या हुआ कि आपको जो जन आंदोलन वाला एरिया है उसमें आप उत्तराखंड के जो समस्त आंदोलन आपके रहे हैं उनकी आपकी एक समझ विकसित हो जाए, चाहे वो जन हो, चाहे वो वन हो, चाहे उसको आपका राज्य आंदोलन हो, नशा विरोधी हो, ब्रिटिशों से संबंधित हो, जातिवाद से संबंधित हो, जितने भी आपके आंदोलन थे हम सबको इनको एक साथ कवर कर लेंगे। ठीक है, तो अभी हम पेपर 2 का देख रहे हैं। पेपर में आपको जो वनस्पति संरक्षण से संबंधित चीज़ें, जो आपका प्राकृतिक संपदा से संबंधित चीज़ें, पहले वो देख लेते हैं। ठीक है, तो नोट्स वाले ऊपर नीचे हैं, तो हम पहले नीचे वाले देखेंगे, आपका जो प्राकृतिक संपदा जहाँ से आपका प्रॉपर शुरू हो रहा है, उसके बाद आपका जो ऊपर वाला सेगमेंट है वो देखेंगे। ठीक है, तो इसे हम शुरू करते हैं। ठीक है, हम्म, ठीक है, जब हम प्राकृतिक संपदा की बात करें, उत्तराखंड में वन्य प्राकृतिक संपदा की बात करें, तो इसमें बेसिकली आपको करना क्या है, इसमें आपको पहले तो आपको ये विभाजन समझना है कि उत्तराखंड में जो वनों का विभाजन है किस तरीके से है, किस प्रकार के वन पाए जाते हैं, कितनी उनकी ऊंचाई है, उनकी विशेषता क्या है। एक तो आपको इनका विभाजन समझना है, उनकी आपको थोड़ी बहुत उनके एग्जाम्पल वगैरह
उनके बारे में छोटी छोटी जानकारी समझनी है। उसके बाद जो प्रमुख आपके यहाँ पे जो बुग्याल वगैरह हो गए उनको समझना है, आपको जो पार्क वगैरह हो गए उनको समझना है, जो संरक्षण जैसे आपके जो संबंधित चीज़ें हैं और नेशनल पार्क वगैरह हो गए, जो विहार हो गया, उन सब के बारे में आपको थोड़ा सा एक मोटा मोटा आपको प्राप्त होना चाहिए। और ये आपका जो प्राकृतिक संपदा वाला जो आपका टॉपिक है, वनों वाला टॉपिक है, उसमें आपका आ जाएगा। ठीक है, तो जब वनों का विभाजन करते हैं तो उसमें आप जब देखते हो तो एक तो आपका पाया जाता है सबसे पहले आपको जब देखते हो, ठीक है, सबसे पहले आप देखोगे तो आपका जो उपोष्ण कटिबंधीय वन आपका जो होता है वो आपको देखने को मिलता है उत्तराखंड में, जिसकी ऊंचाई आपको जो बेसिकली 750 से लेके 1200 मीटर तक आपको देखने को मिलती है। अब ये आपका जो फैला हुआ है, एक तो शिवालिक क्षेत्र और आपका जो उप हिमालय जो क्षेत्र है उसमें आपका उपोष्ण कटिबंधीय वन आपका फैला हुआ है। अब उपोष्ण कटिबंधीय जो वन है उसकी प्रमुख जो वनस्पति आपको मिलने मिलती है वो आपका जो प्रमुख वृक्ष आपका होता है वो है आपका साल। तो साल का वृक्ष आपका उपोष्ण कटिबंधीय वनों का वृक्ष है। उसके बाद थोड़ा सा आप ऊपर जाएंगे तो आपको फिर उष्ण कटिबंधीय आपका शुष्क वन मिलेंगे। ठीक है, यहाँ आपकी ऊंचाई आपको देखने को मिलेगी 1500 मीटर की। ठीक है, 1500 मीटर तक का जो आपका क्षेत्र होगा वो आपका उष्ण कटिबंधीय शुष्क वन आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ क्या होगा, यहाँ वर्षा आपकी कम होगी। वर्षा कम होगी तो आपका जो जामुन हो गए, बेर हो गए, जो सेमल हो गए, जो पलाश जैसी वनस्पति है जो कम बारिश में भी, कम पानी उसमें भी जो आपकी फलती फूलती है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। ठीक है, उसके बाद आप जब देखोगे तो उष्ण कटिबंधीय आपका जो आर्द्र वन है वो आपका 1500 मीटर तक की जो ऊंचाई है आपकी उसमें आपको देखने को मिलेंगे उष्ण कटिबंधीय आर्द्र वन आपको देखने को मिलेंगे। अब यहाँ आपकी जो वर्षा अधिक है और जब वर्षा अधिक होगी तो वर्षा अधिक होने के कारण जो अधिक वर्षा के कारण जो आपका सागौन का वन आपका है वो आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे सागौन के पेड़ आपको देखने को मिलेंगे 1500 मीटर की ऊंचाई पे। ठीक है, उसके बाद आपको जो देखने को मिलेगा आपको जो आपके कोणधारी वन आप जो कहते हो, फिर आपको उनका आपको क्षेत्र देखने को मिलेगा। कोणधारी वन आपको मिलेगा फिर 1800 मीटर की ऊंचाई आपको जो होगी वहाँ आपका जो कोणधारी जो वन होंगे जिनकी नुकीली पत्तियां वगैरह होगी वो आपको वन आपके वहाँ देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब इसमें प्रमुख आपका जो बांझ हो गया वो आपको देखने को मिलेगा। यहाँ उष्णता अधिक होती है। ठीक है, जिस कारण यहाँ आपको जो चीड़ हो गया, पेरुल हो गया, जो लीसा वगैरह जो आपको देखने को मिलते हैं, इस प्रकार के वन आपको जो कोणधारी वनों में आपको देखने को मिलते हैं। तो ये 4 आपके वन हो गए। उसके बाद 1800 मीटर तक आप पहुंच गए, 900 से 1800 मीटर बेसिकली आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, 900 से 1800 मीटर आप जब कोणधारी वन देखोगे उसके बाद जो आपकी ऊंचाई आएगी 1800 से 2700 मीटर की। ठीक है, तो शीतोष्ण वन आपके फिर आपको देखने को मिलेंगे, इनकी ऊंचाई आपको देखने को मिलेगी 1800 से 2700 मीटर तक की। यहाँ का जो प्रमुख वनस्पति प्रमुख वृक्ष आपका देवदार और बांज आपका यहाँ का प्रमुख है शीतोष्ण वन का। शीतोष्ण के बाद आपका आएगा उप एल्पाइन व एल्पाइन वन आपके आएंगे। यहाँ आपका हो जाएगा 2700 से 3000 मीटर की जो ऊंचाई है आपकी वहाँ आपका जो देखने को मिलेगा। यहाँ का जो प्रमुख वनस्पति जो पेड़ है आपका वो आपका बुरांस है, बांज हो गया और भोजपत्र आपको जो है उप एल्पाइन व एल्पाइन वनों की आपकी विशेषता देखने को मिलती है। अब इसके बाद आपका आएगा एल्पाइन घास के मैदान। ठीक है, जिन्हें हम बुग्याल वगैरह बोलते हैं। तो 3000 से लेकर आपका जो 3600 मीटर की ऊंचाई आपकी जो है वो आपका जो बुग्याल है आपको ये क्षेत्र एल्पाइन के वन आपको देखने को मिलेंगे, जिन्हें हम बुग्याल बोलते हैं, प्यार बोलते हैं, जूनिफर, विलो, ये सब आपके वहाँ पे देखने की इनकी विशेषताएं आपको देखने को मिलेगी। और अंत में सबसे टॉप में आपको देखने को मिलेंगे वो आपका होता है टुंड्रा वन। और 3600 मीटर की जो ऊंचाई आपकी होती है उससे ऊपर आपके टुंड्रा वन देखने को आपको मिलते हैं। यहाँ आपकी वनस्पति बहुत कम, जो काई और जो मांस जैसी आपकी जो आपकी छोटी वनस्पति आपको देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये आपका 8 वर्ग जो आपको विभाजन है 8 प्रकार के, ये आपको उत्तराखंड के संदर्भ में थोड़ा सा आपको देखते रहना है। ठीक है, उत्तराखंड की वनस्पति के संदर्भ में किस तरीके से इनका विभाजन किया गया है। ठीक है, थोड़ा सा इसका थोड़ा सा नहीं चाहिए। तो उपोष्ण कटिबंधीय वन आपका उष्ण कटिबंधीय शुष्क वन, उष्ण कटिबंधीय आर्द्र वन, कोणधारी वन, शीतोष्ण वन, उप अल्पाइन वन, अल्पाइन घास के मैदान और आपका टुंड्रा वन आपका जो हो जाएगा। अब थोड़ा सा इसका फॉर्मेट हम देख लेते हैं, किस तरीके से आपको एक नोट्स बनाना है, किस तरीके से आपको वो टॉपिक थोड़ा सा लिख के रखना है अपने पास। अब आप देखोगे उत्तराखंड जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है और उत्तराखंड के लगभग 65% भाग पर जो आपका वनाच्छादन है। ठीक है, और प्रसिद्ध जो भूगोलवेत्ता कोपेन के अनुसार जो आपका है किसी भी स्थान पर प्राकृतिक वनस्पति उस स्थान की जलवायु की सूचक होती है तथा जलवायु, तापमान एवं वर्षा के द्वारा नियंत्रित होती है। इस बातों को ध्यान रखना है। किंतु आप जब देखोगे जलवायु उत्तराखंड में, तो किंतु उत्तराखंड में क्या है कि उत्तराखंड में जो वनों की जो प्रकृति है आपका, तो प्रकृति एवं जो वितरण है उसमें ऊंचाई भी एक महत्वपूर्ण कारक निभाती है। और इसीलिए क्या है कि उत्तराखंड में आप जो उपोष्ण कटिबंधीय जो वनों से लेकर एल्पाइन घास के मैदान तक लगभग 8 प्रकार के वनों की एक श्रृंखला
पाई जाती है। तो इससे क्या दिख रहा है आपको, इससे आपको एक ही चीज़ पता चल रही होगी कि उत्तराखंड में जो आपका वन संपदा है, जो प्राकृतिक संपदा है, उसमें काफ़ी भारी मात्रा में आपको विविधता दिख रही है जिस प्रकार से, इसीलिए उसमें आपको जो 8 प्रकार के वनों का आपको एक श्रृंखला पाई जाती है। ठीक है, अब पहले हमने देखा भाई कि उपोष्ण कटिबंधीय वन, अब आपने देखा कि 750 से लेकर 1200 मीटर तक के संपूर्ण जो उप हिमालय क्षेत्र उसमें पाए जाते हैं। इस वनों में पाए जाने वाले जो प्रमुख आपका जो वृक्ष साल है, इसके अलावा आपका जो सेमल, हल्दू, बांस आदि आपके भी आके पाए जाते हैं। ठीक है, अगला हमने देखा उष्ण कटिबंधीय आपके शुष्क वन जो हो गए, उसमें राज्य में आपके 1500 मीटर तक के ऊंचे ऐसे भाग हैं आपके जहाँ वर्षा तो कम होती है और यहाँ पर आपके जो वन ये पाए जाते हैं। ठीक है, इन वनों में आप देखोगे तो जामुन हो गए, बेर हो गए, पलाश हो गए, गूलर हो गए, इनके जैसे वृक्ष आपके पाए जाते हैं। तो ये आपको देखते रहना है। ठीक है, उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पतझड़ वन की बात जब आएगी तो उसमें आप देखोगे कि 1500 मीटर तक की ऊंचाई पर क्या है, ये पाए जाने वाले इन वनों को मानसूनी भी वन कहते हैं। ठीक है, तो जब बोला जाए कि मानसूनी वन किसे कहते हैं, तो आपके जो उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पतझड़ वन है उन्हें आपको मानसूनी वन भी बोलते हैं और 1500 मीटर तक की जो ऊंचाई है वहाँ पर ये पाए जाते हैं। और इसीलिए क्या करते हैं, जब मानसूनी वन है, पतझड़ वन ने बोलते हैं, तो ये अपने पत्ते गिरा देते हैं। ठीक है, और दून घाटी आपकी हो गई, जो शिवालिक आपका क्षेत्र हो गया, उसमें ये पाए जाने वाले है। इन वनों में आपका क्या है, सागौन हो गया, पलाश हो गया, सहतूत हो गया, इन जैसे प्रमुख आपके वृक्ष जो है वहाँ पे पाए जाते हैं। ठीक है, इस बात को आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है, ठीक है, अगला जो हम देख रहे हैं, अगला आपका है कोणधारी वन। ठीक है, अब कोणधारी वनों की जब बात की जाए तो आप जब देखोगे 900 मीटर से 1800 मीटर की जो ऊंचाई है उत्तराखंड में, इन वनों का विस्तार आपको वहाँ पाया जाता है। ठीक है, अब कोणधारी की बात कर रहा है तो इन वनों में आपको उष्णता ही पाई जाती है और वृक्षों का विकास आप देखते हो तो चट्टानी धरातली जो भूमि होती है, चट्टानी धरातल जो आपकी पहाड़ी वगैरह होती है, वहाँ पे इनका विकास आपको देखने को मिलता है। ठीक है, अब इन वनों का जो प्रमुख वृक्ष आपका है चीड़ है, इनकी जो पत्तियां आपकी होती है नुकीली होती है। ठीक है, और चीड़ के साथ साथ जो ऊंचे भागों पे आपके जो है देवदार भी आपको आपस में देखने को, ये वन आपको जो है मिलते हैं इस क्षेत्र में, इस वनों में आपको। ठीक है, पांचवा आप जब देखते हो, पांचवा आपका आता है पर्वतीय शीतोष्ण वन इसमें। ठीक है, अब इसमें क्या है, इसमें आपका जो 1800 से 2700 मीटर की ऊंचाई जो आपकी, ये आपका पर्वतीय आपका शीतोष्ण बनाएगा। अब ये वन आपके होंगे चौड़ी पत्ते वाले होंगे। ठीक है, और ये चौड़ी पत्ती वाले जब वन है तो वहाँ जो वृक्ष होंगे तो ये मतलब उन वृक्षों से आपके युक्त होते हैं। और इन वनों में आपका देवदार का आपका ये ना कि चीड़ वगैरह हो गया, फिर देवदार इससे मिले हैं, और जहाँ पे आपका देवदार वगैरह खत्म होने शुरू होगा वहाँ से आप देखोगे तो वहाँ पे बांज वगैरह, मोरू हो गया, आपका खिरसू वगैरह जो आपके जो वृक्ष होते हैं उत्तराखंड के, वो आपको वहाँ पे देखने को मिलते हैं। ठीक है, और आपको पता ही है कि जो आपका जो बांज वगैरह, बान हो गया, जो मोरू वगैरह होगा, ये आपकी जो गाय भैंस के लिए, उसके लिए आपका जो चारे के रूप में काम करती है। इसकी जो आपकी लकड़ियाँ वगैरह होती है काफ़ी मजबूत होती है बांस की, बान की, वो हमारे जो लोकल उपयोग के लिए आपको उत्तराखंड में काफ़ी आपके जो कृषि यंत्र हैं उसमें उनका उपयोग किया जाता है बनाने में। जो कृषि खेती के जो यंत्र आपके जो है कई आप कह सकते हैं गैंती, कुटला, उनमें भी इनका भारी मात्रा में उपयोग किया जाता है कुल्हाड़ी वगैरह बनाने में इनका लकड़ी का। ठीक है, तो इन बातों को थोड़ा सा तो बेसिक नॉलेज आपके पास है ही जो आपका रीजनल लेवल पे है, बाकी आपको थोड़ा सा टेक्निकल बातें आपको थोड़ी याद रखनी है, जैसे कि मीटर वगैरह, उनकी जो ऊंचाई वगैरह हो गई, जो कौन कौन सी आपकी वनस्पति वहाँ पाई जाती है। ठीक है, और उनका थोड़ा सा विभाजन इस तरीके से किया गया है। छठवां हम जब देखते हैं तो आपका एल्पाइन आएगा, और वो उप एल्पाइन वन आपके जो होते हैं पर्वतीय शीतोष्ण वन के आपके ठीक ऊपर आपके पाए जाते हैं। अब जहाँ पे 2700 मीटर, ऐसा नहीं कि 2700 मीटर 2699 और 2700 मीटर पे खत्म हुआ और 2701 से लेकर ऐसा शुरू हो गया, मतलब कि औसत आप बताते हैं कि 1800 से लेकर 2700 मीटर तक की रेंज इसमें जो मुख्यतः पाई जाती है, बीच वाले क्षेत्र में मुख्यतः पाई जाती है, और ऊपर नीचे भी इनका थोड़ा सा आपका संक्रमण का क्षेत्र होता है, और उस संक्रमण क्षेत्र में आपका ऊपर वाले जो आपके जो वन होंगे और जो नीचे वाले वन होंगे, उन दोनों की आपकी जो वनस्पति बीच में पाई जाती है। समझ गए ना? तो इस 2700 से 3000 मीटर बोल रहा है कि भाई इस ऊंचाई में आपके जो अल्पाइन उप अल्पाइन वन आपके पाए जाते हैं। अब इन वनों में आप जब देखोगे तो बुरांस के अलावा जो भोजपत्र आपका हो गया, स्प्रूस हो गया, फर जैसे जो वृक्ष आपके होते हैं वो आपके पाए जाते हैं, जो आपके तेलीय वृक्ष होते हैं। इन बातों को थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब इसके बाद जब आप देख रहे थे जो अल्पाइन आपकी झाड़ियाँ हो गई, जो घास के मैदान प्रमुख हो गए, तो वो आपके हैं 3000 से लेकर 3600 मीटर तक इस ऊंचाई में आपके घास के मैदान पाए जाते हैं। इन घास के मैदानों को उत्तराखंड में अलग अलग नाम से जाना जाता है, बुग्याल भी हो गया, प्यार हो गया। ठीक है, और इन बुग्यालों में आप देखोगे जूनिपर हो गया, वीलो हो गया, इन जैसे जो आपके रिप्स जैसे जो वृक्ष होते हैं वो पाए जाते हैं। और इन घास के मैदानों को आप जब देखते हो, जो स्थानीय हमारे पशुचारक होते हैं, उन्हें स्थानीय पशुचारकों का स्वर्ग इन बुग्यालों को कहा जाता है, क्योंकि इनके जो जानवर वगैरह होते हैं, गाय भैंस जो होती है, वो बेसिकली बकरी वगैरह सब इसी पे उनका चारा वगैरह होता है, उनका सब वो टिके होते हैं, उनका चलता है। ठीक है, और यहाँ पर जो रहने वाले जो आपके पशु चारक होते हैं
उन्हें पालसी भी बोलते हैं, अनुवाल बोलते हैं, चल घुमंतु आदि नामों से आपको अलग अलग क्षेत्रों में जाने जाते हैं। ठीक है, इस बात को आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है, आठवां आपका जो अंतिम है वो टुंड्रा वन है। अब ये आपका 3600 मीटर से जो अधिक आपके जो होंगे लगभग 4800 मीटर तक की ऊंचाई पे आपके वन पाए जाते हैं, टुंड्रा वन। अब यहाँ पे काई हो गई, लाइकेन हो गया, मांस हो गया, ये सीमित मात्रा में आपको देखने को मिलती है। कुछ घासों का आपको जो सीमित मात्रा में उसका भी आपको विकास आपको देखने को मिला है, कुछ घासों का भी। अब उससे अधिक ऊंचाई पे आपको पता है पूरा जो बर्फ का एरिया है, पूरी बर्फ पाई जाती है, तो वहाँ तो वन होने से रहे। ठीक है, तो ये बेसिकली आपका जो 8 वनों वनस्पति का जो विभाजन है आपको उत्तराखंड में, वो आपको थोड़ा सा देखना है। ठीक है, अब वनस्पति का विभाजन हमने देख लिया कि भाई जब हम ये वन संपदा वाला आपको टॉपिक देख रहे हैं इसमें, ठीक है, वन संपदा वाला जब हम टॉपिक देख रहे हैं आपका, क्या ही हो गया ऐसे, इसको रिफ्रेश मारते हैं। ठीक है, अब खुल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे वन संपदा हमने देख लिया था। ठीक है, एक मिनट बस हो गया। ठीक है, राइट कर दे तो रेडी से। ठीक है, जलवायु हमने देख ली थी, अपवाद तंत्र भी आपका हो गया था, प्राकृतिक वनस्पति हम देख रहे हैं। ठीक है, अब वनस्पति हमने जो बेसिक उनका जो विभाजन है वो देख लिया। अब वनस्पति के अंदर आपका जो बुग्याल वगैरह क्षेत्र है वो भी आ जाता है, तो बुग्यालों थोड़ा सा बुग्यालों की चर्चा भी हम वनस्पति के अंदर जो है कर देते हैं। ठीक है, जो प्रमुख आपके बुग्याल है उनका थोड़ा सा एक देख लेते हैं आपका कि इन बुग्यालों को आपको थोड़ा सा जान लेना चाहिए, और इन बुग्यालों को भी आपको अपने स्तर पे आपको तैयार करना है। ठीक है, आप मेरे भरोसे बिल्कुल मत रहिएगा कि आपको एक एक चीज़ आपको रट के रटाऊंगा, बिल्कुल पढ़ाऊंगा प्रॉपर तरीके से कि बुग्याल से बोलते हैं, ये वाला बुग्याल यहाँ पे है, इसमें ये पाया गया। मैं बस आपकी मतलब पकड़ के आपकी तैयारी नहीं करा पाऊंगा। मैं बेसिकली बात बता रहा हूँ कि 68 दिन आपके बचे हैं, और 68 दिन में ये पॉसिबल ही नहीं कि इतना आपका जो पीसीएस का वास्ट सिलेबस है, इसमें आपके 8 सब्जेक्ट हैं, 8 में भी आप अंदर जाओगे तो जीएस 1 में आपके 4-5 सब्जेक्ट हैं, जीएस 2 में 4-5 सब्जेक्ट हैं, उत्तराखंड का अलग आपका ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इको, कल्चर, बहुत सारी चीज़ें, तो पॉसिबल नहीं है। मैं आपको बस तरीका बता रहा हूँ कि आपको तैयारी किस तरीके से करनी है, किस तरीके से आपको अप्रोच अपनानी है, ताकि जो आपकी तैयारी स्मार्ट तरीके से हो जाए, कम मेहनत में आपको ज़्यादा आउटपुट मिल सके। ठीक है, तो आपको मेहनत अपने तरीके से करनी है। मैं आपको थोड़ा सा गाइड करते जा रहा हूँ कि इन तरीकों को आप अपनाओ, और आपकी जो तैयारी आपकी होगी, जो मुख्य परीक्षा की जो आपके टॉपिक होंगे, किस तरीके से आपके कवरअप होंगे कम टाइम में। ठीक है, तो मेहनत आपकी खुद की है भाई, मेहनत आपको खुद करना पड़ेगा। जितनी ज़्यादा मेहनत करोगे, जितनी ज़्यादा आंसर राइटिंग करोगे, टॉपिक तैयार करोगे, जितने छोटे नोट्स बनाओगे, वो आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे रिविजन मोड के लिए। ठीक है, अब है बुग्याल, हम बुग्याल देखते हैं। तो कुमाऊं तथा गढ़वाल में आपका जो है जो लघु तथा जो मध्य हिमालय श्रेणी है, अभी हमने पीछे देखा ना, 3500 से 6000 मीटर की जो ऊंचाई पर आपके जो बुग्याल, आपके जो घास के मैदान है, ये पाए जाते हैं। और जहाँ पर जो टिम्बर रेखा आपकी होती है, वृक्ष रेखा, टिम्बर रेखा यानी कि जो वृक्ष रेखा है समाप्त होती है, तथा हिम रेखा आपकी प्रारंभ होती है। ठीक है, तो इसके बीच का जो क्षेत्र आपका होता है वो आपका कहलाता है बुग्याल। अब ये बोला कि जहाँ पर टिम्बर रेखा, वृक्ष रेखा समाप्त होती है। अब मान लो ये वृक्ष रेखा समाप्त होती है यहाँ पे, इससे नीचे के आपके वृक्ष आपको देखने को मिल रहे हैं, यहाँ पे देख लो। ठीक है, ये वृक्ष रेखा है, तो इसके नीचे आपके वन है सारे। ठीक है, ये वन है। ठीक है, तो टिम्बर रेखा समाप्त होगी, और जहाँ पे हिम रेखा प्रारंभ होती है, यहाँ पे हिम रेखा प्रारंभ होगी आपकी। ठीक है, ये आपकी हिम रेखा प्रारंभ हो गई। इससे ऊपर आपका जो है ये बर्फ वगैरह आपको देखने को मिल रही है, ये अब ठीक है, अब ये बर्फ देखने को मिल रही है। अब इसका जो बीच का क्षेत्र होगा ये, तो ये आपका बेसिकली बुग्याल वाला क्षेत्र आपका कहलाता है। ठीक है, और अधिकतर बुग्याल आप देखोगे तो आपका जो ये आपका मध्य, आपका जो ये हिमालय है आपका, इसमें जो आपका क्षेत्र है इसमें आपका पाए जाते हैं। सॉरी, मध्य नहीं, सॉरी, ये महान है। ठीक है, माफी चाहूँगा। तो आपका जो महान हिमालय क्षेत्र है उसमें आपको जो अधिकांश आपको जो बुग्याल है आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, पहला आपका बेदनी बुग्याल, इसके बारे में देखिए, सबसे महत्वपूर्ण है। तो 3300 मीटर की ऊंचाई पर स्थित आपका ये बुग्याल है। ठीक है, चमोली जिले में स्थित है। वेदों की प्रणय स्थली इसको जाना जाता है, इसके नाम से जाना जाता है। और ये बुग्याल उत्तराखंड का आपका सबसे बड़ा बुग्याल है। नंदा देवी राज यात्रा जो आपका है उसका पड़ाव का एक ये मुख्य आपका सुरम्य एवं जो मखमली घास थी, तो ये आपका प्रसिद्ध है। तो आपका इस बुग्याल को आपको 4 से 5, जो 4 नंबर का सवाल आपको बनता है, उस बेसिस पे आपको इन बुग्यालों को आपको इंडिविजुअल तैयार करना है, जो आपके प्रमुख आपके बुग्याल हैं। और अगर वन संपदा के बारे में लिखने बारे में, तो इन बातों का आपको, इन बुग्यालों का आपको वहाँ भी उल्लेख आपको करना होगा। ठीक है, फूलों की घाटी वगैरह हो गया, तो आपको फूलों की घाटी आपको पता ही है कि जो 3600 से 4000 मीटर की ऊंचाई पे आपके जो नर और जो गंधमादन पर्वत है उनके मध्य में आपके स्थित है। ठीक है, इसको आपका जो बुग्याल है इसमें बुंडियार और आपकी जो पुष्पावती नदी है उनका आपको एक देखने को मिलता है। ठीक है,
आपके ये रमणीक एक बुग्याल आपका है, इसे भिंडरा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, लगभग 500 प्रजाति के यहाँ पुष्प आपके पाए जाते हैं। इस पुष्पों से युक्त आपके जो ये बुग्याल है, इसकी खोज आपको पता है कि फ्रैंक स्मिथ ने की, उनको इसका खोजकर्ता माना जाता है। इसके जो अद्भुत सौंदर्य का कारण जो 2005 में यूनेस्को ने अपनी विरासत जो सूची थी उसमें इसको शामिल किया गया 2005 में। इस बात को आपको थोड़ा जानते रहना है। ठीक है, तो फूलों की घाटी में आपको इतना थोड़ा सा जान लेना है। ठीक है, बाकी फूलों की घाटी में आपको ज़्यादा आपने पढ़ा होगा, वो बात आपको अलग से आपको तैयार करके रखनी है। मैं सब आपको एक तरीका बता रहा हूँ। ठीक है, औली गुरसू जो बुग्याल है आपका, वो जोशीमठ चमोली के निकट आपका जो औली है वहाँ है गुरसू बुग्याल। वहाँ एक साहसिक पर्यटन हेतु प्रसिद्ध है। यह एशिया का क्या है, सुंदरतम ढाल वो स्कीइंग केंद्र है। इस स्थान पर अनेक विश्व जो आपकी हिम क्रीड़ाओं का आयोजन किया जाता है, ये आपको जानते रहना है। ठीक है, अब आपका चौथा बोर्ड है कि दयारा बुग्याल के बारे में बोल रहा है। तो बुग्यालों की भूमि जो उत्तरकाशी है उसमें स्थित आपका ये दयारा बुग्याल है। ये सांस्कृतिक तथा साहित्यिक पर्यटन हेतु विस्तृत है, प्रसिद्ध है। और इसे पर्यटन जो मानचित्र पर लाने का श्रेय आपको है चंद्रप्रभा एतवाल जी को जाता है। और यह बुग्याल जो है आपका शीतकाल में स्कीइंग प्रशिक्षण केंद्र के अलावा जो आपका स्थानीय लोगों के द्वारा जो मनाए जाने वाले आपका त्यौहार है आपका अढूरी उत्सव, या फिर जिसे हम बटर फेस्टिवल या मक्खन की होली भी कहते हैं, वो यहाँ का प्रमुख आपका उत्सव है। तो ये आपको जानते रहना है। ठीक है, दयारा बुग्याल इतना थोड़ा सा देख लेना। हरकी-दून आपका हो गया, उत्तरकाशी में स्थित है। हरकी-दून बुग्याल आपका जो टॉन्स नदी का उद्गम स्थल है वहाँ स्थित है। जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है। यह बुग्याल आपका अत्यंत रमणीक है। चौपता बुग्याल है, तुंगनाथ की तलहटी में स्थित है। चौपता बुग्याल अपनी सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है, रमणीकता के लिए कारण ही इसे गढ़वाल का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। जो चौपता बुग्याल को, इससे आपको थोड़ा सा जानते रहना है। ठीक है, चौपता बुग्याल में आपके इतना आपको देख लेना है। ठीक है, तो बुग्याल में अपने इतना हमने देख लिया कि जो इंपॉर्टेंट आपका प्राकृतिक वन संपदा के अंतर्गत जो चीज़ें आ सकती थी। अब जो अगला कुछ और चीज़ें आपका जो इस वन संपदा के अंतर्गत जो आ सकती हैं उनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, वन संपदा के अंतर्गत जो प्रमुख चीज़ें आपकी आएगी वन्य जीव संरक्षण आपका जो है, जिसमें आपका जो पार्क वगैरह हो गए, जो आपके विहार हो गए, जो आपके जैव संरक्षण क्षेत्र आपका हो गया, उन सबको हम थोड़ा सा देख लेंगे। ठीक है, तो इसमें ऐसा क्या होगा कि आपको इस तरीके से आपको जो प्राकृतिक संपदा जो वन संपदा वाला टॉपिक है, एक टॉपिक है, वो एक ही लेक्चर में आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो उत्तराखंड में जब वन्य जीव संरक्षण की बात आती है, ठीक है, उत्तराखंड में जब उत्तराखंड वन्य जीव संरक्षण की बात आती है, तो जो मानव द्वारा जो है आपकी, थोड़ा सा हैंग हो रहा है, 1 मिनट। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि जब मानव द्वारा प्रकृति में उपस्थित आप देखोगे तो सभी जो संसाधन है, ठीक है, तो सभी संसाधनों पर अपने बौद्धिक कौशल के बल पर क्या किया मानव ने कि उसका प्रभुत्व स्थापित किया, जिसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि कई जीव प्रजातियां या तो विलुप्त हो गई या उनका जो अस्तित्व वो संकट में आ गया। अब इसी कारण जब ऐसा होता है तो वन्य जीवों का जो संरक्षण एक होता है उनको प्रदान करने हेतु स्व स्थानीय संरक्षण पद्धति आपकी जो होती है, और जो पर स्थानीय संरक्षण इन सिटो और जो एक्स सिटो जो संरक्षण पद्धति है आपके एनवायरमेंट, जो हम पढ़ेंगे मेंस के लिए जीएस का, तो उसमें आपको इन चीज़ों को प्रॉपर तरीके से आपको बताऊंगा। ठीक है, तो आपका ये हो गया पर स्थानीय और संरक्षण पद्धतियाँ आपकी अपनाई जाती है, तथा जो स्व स्थानीय संरक्षण होता है उसके तहत क्या होता है कि अनेक जो वन्य जीव अभ्यारण्य आपके हो गए, राष्ट्रीय उद्यान हो गए, जैव आरक्षित क्षेत्र हो गया, एवं जो आपका संरक्षण आरक्षित एवं जो समुद्री आपके पार्क आदि बनाए जाते हैं। ठीक है, उत्तराखंड में आप बेसिकली देखोगे तो 6 राष्ट्रीय उद्यान है, 7 वन्य जीव अभ्यारण्य है, और 1 आपको जैव आरक्षित क्षेत्र, और 4 आपके जो संरक्षण आपके जो आरक्षण जो आपका संरक्षण क्षेत्र है वो आपको देखने को मिलते हैं। तो इनके बारे में आपको थोड़ा सा देख लेना होता है, इनके बारे में थोड़ा सा आपको जान लेना होता है। पहला आपको पता ही है, 1000 बार आप पढ़ चुके होंगे प्रीलिम्स के लिए, बस मैं आपको थोड़ा सा एक जगह आपको इकट्ठा मैंने कर दिया है। राष्ट्रीय उद्यान, तो राष्ट्रीय उद्यान का तात्पर्य आप इस संरक्षित क्षेत्रों से है जहाँ क्या होता है कि किसी भी रूप में आपका मानवीय हस्तक्षेप जो आपका है वो स्वीकार्य नहीं होता है, और यहाँ किसी भी प्रकार का पशुचारण हो गया, वनोत्पाद संग्रहण हो गया, इन सब आदि की अनुमति आपको नहीं होती है। ठीक है, तो उत्तराखंड में जो पहला आपका जो नेशनल पार्क है वो कार्बेट, ये भारत का ही नहीं अपितु तो एशिया का सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क है। पता ही आपको, स्थापना आपको पता है 1936 में आपकी हुई थी, नैनीताल और पौड़ी में की गई थी। क्षेत्रफल आप देखोगे तो 520.8 किलोमीटर स्क्वायर है। स्थापना के समय इसका नाम आपको पता है जो संयुक्त प्रांत के नाम पे आपका रखा गया था, जो मैल्कम हेली के नाम पर आपका जो हेली नेशनल पार्क रखा गया था। जब देश की स्वतंत्रता हुई तो स्वतंत्रता के समय रामगंगा नेशनल पार्क रखा गया, और प्रसिद्ध पर्यावरण वेदी आपके जो थे प्रेमी थे जिम कार्बेट थे, उनके नाम पर फिर क्या हुआ कि 1957 में इस जो है जिम कार्बेट नेशनल पार्क के नाम से उनका नाम यहाँ पे रखा गया। ठीक है, 1973 में आप देखोगे तो यहाँ प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई, और यह भारत का पहला टाइगर रिजर्व बना। यहाँ पर कई प्रजाति के पेड़ पौधों, पक्षियों, सरीसृपों के अलावा बाघ, घड़ियाल, तेंदुआ,
आदि, चीतल, संभार, सांभर हो गया, इस प्रकार के जो आपके जीव जंतु है उनको यहाँ पे संरक्षण प्रदान किया जा रहा है। और ढिकाला को जो आपका हार्ट ऑफ कार्बेट बोलते हैं, और जो रामगंगा नदी को है कार्बेट की आपकी लाइफ लाइन कहते हैं। और आपका जो कार्बेट नेशनल पार्क है आपका पूरा हो गया। तो अब मैंने क्या किया कि जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जो आपको पता ही होनी चाहिए, जो आपके आंसर में आनी चाहिए कार्बेट के बारे में, उन सब का उल्लेख इस आंसर में कर दिया है, इस फ्रेम में कर दिया है, इस आपके फॉर्मेट में कर दिया है। बाकी फालतू चीज़ें लिखने की जरूरत नहीं है, गप मारने की जरूरत नहीं है। टू द पॉइंट आपका आंसर होना चाहिए, टू द पॉइंट आपके जो नोट्स आपके बने होने चाहिए। और इनको भी, और मैंने तो डेफिनेशन के फॉर्म में लिखा है, जब आप खुद के नोट्स बनाओगे तो इनको आपको बिल्कुल बुलेट पॉइंट के रूप में आपको बनाना है। वो काम का आएंगे जब आप मेंस लिखने जाओगे 4 दिन के लिए हरिद्वार में, तो वहाँ क्या होता है कि आपके सामने एक दिन में 2 पेपर होते हैं, और आपको अगले दिन के लिए 2 पेपर आपका जो मेंस का होता है उसको रिवीजन करना होता है। तो 2 पेपर आपको जो रिवीजन करने की बात आती है, तो आपके वहाँ पे जो बुलेट पॉइंट, आपके जो क्रिप्सी नोट्स होते हैं वो वहाँ पे काम आते हैं। तो इसलिए आपके नोट्स जो आपके होने चाहिए, बहुत कोशिश करना कि बहुत ही क्रिप्सी बने, यहाँ अंडरस्टैंडिंग समझ लो, और फिर नोट्स आपको है क्रिप्सी फॉर्म में बना लेने, सिलेबस के वाइज, जैसे सिलेबस में आपका टॉपिक दिए गए हैं। ठीक है, अगला गोविंद नेशनल पार्क है। तो इसकी स्थापना 1980 में उत्तरकाशी जिले में हुई। ठीक है, उत्तरकाशी में स्थित इस राष्ट्रीय उद्यान का जो क्षेत्रफल आप देखते हो 472 किलोमीटर स्क्वायर आपको देखने को मिलता है। इस पार्क में आपका हिम तेंदुआ हो गया, उसको संरक्षण प्रदान किया गया है किसमें, गोविंद नेशनल पार्क में। ठीक है, अब यहाँ पर जो आपका है एशियाई भालू हो गया आपका, ठीक है, कस्तूरी मृग हो गया, तेंदुआ हो गया, उड़ने वाली जो गिलहरी आपकी हो गई, जो दाढ़ी वाला गिद्ध आदि हो गए, इन सब जीवों की आपकी जो 150 से अधिक जो प्रजाति हैं, मतलब इतने जीव हो गए, इनसे अधिक जो आपकी 150 अधिक जो प्रजाति के पक्षी वाले हैं, वो आपको इनका संरक्षण आपको प्रदान मिलता है गोविंद नेशनल पार्क में। ये आपको थोड़ा सा जान लेना है। फूलों की घाटी की बात आए तो इसकी बात जो जो राष्ट्रीय उद्यान है 1982 में की गई, चमोली जनपद में की गई। 87.5 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाला ये उत्तराखंड का सबसे छोटा नेशनल पार्क है। और यहाँ पे आप देखोगे तो जो प्रमुख आपके जीव हैं, ठीक है, तो तेंदुआ आपका हो गया, तेंदुआ के साथ आपका जो हिमालय भालू आपका हो गया, नीली भेड़ आपकी हो गई, कस्तूरी मृग आपका हो गया, लाल लोमड़ी आपकी हो गई, इन सबको आपको यहाँ पे संरक्षण प्रदान किया जा रहा है। और साथ ही जो इंपॉर्टेंट लाइन है वो है 2005 में इसे यूनेस्को द्वारा अपनी जो विश्व धरोहर सूची है उसमें शामिल किया गया। इस बात को आपको जानते रहना है। ठीक है, ये हो गया। अब अगला जो आपका है नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान है, इसके बारे में थोड़ा आपको पता होना चाहिए। इसके बारे में आपको चीज़ें थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। 1982 में स्थापना हुई, चमोली में स्थापना हुई, 624 किलोमीटर स्क्वायर का क्षेत्रफल है, पर्वत चोटी के निकट है। कौन सी, नंदा देवी पर्वत चोटी के निकट इसकी स्थापना की गई है। तो कस्तूरी मृग हो गया, भरल हो गया, हिम तेंदुआ हो गया, हिमालयन कालो भालू हो गया, कालो नहीं, हिमालयन काला भालू आप क्या हो गया, आदि का संरक्षण जो आपका प्राप्त इसको किया जाता है नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान में। तो प्रत्येक राष्ट्रीय उद्यान के बारे में कुछ बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। स्थापना कब होती है भाई साहब, स्थापना का हो गया, क्षेत्रफल हो गया, राज्य जिला हो गया, कहाँ है, इसके अलावा जो संरक्षित जो आपके यहाँ पे जीव जंतु हैं वो आपने यहाँ पे डाल दिया। इसके अलावा कुछ स्पेशल जो विशेषता वहाँ होगी उनके बारे में हो गया। कोई यहाँ से कुछ आपके प्रोजेक्ट वगैरह चले थे, अगर टाइगर प्रोजेक्ट, एलिफेंट, इस टाइप के कुछ प्रोजेक्ट चले तो उनके बारे में पता होना चाहिए। धरोहर सूची यूनेस्को से संबंधित है या नहीं है। तो कुछ बेसिक चीज़ें जो आपको प्रत्येक राष्ट्रीय उद्यान के बारे में पता होनी चाहिए। अब तो आपके पास अगर सवाल कैसे बनेगा, मुख्य पीसेस में टफ सवाल ही बनते हैं। अब तो आपको बेसिक सवाल दे देगा 4 नंबर में कि भाई किसी फलां राष्ट्रीय उद्यान का नाम दे देगा, इसके बारे में आपको लिखना है 4 नंबर में, तो वहाँ पे इजी हो जाएगा। लेकिन जब चीज़ें आपको दिक्कत तब होगी, दिक्कत भी नहीं होगी, मतलब थोड़ा सा फंस जाओगे अगर वो पूछे कि आपको कि 8 नंबर या 10 नंबर का सवाल दे दे कि समस्त राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में या वन्य जीव विभागों के बारे में आपको पूछ लिया जाए, तो उसका आंसर आपको किस तरीके से देना है वो हम अभी आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो राष्ट्रीय आपका जो 5वां है आपका जो राजा जी राष्ट्रीय उद्यान है, तो इसकी स्थापना आपको 1983 में होती है। हरिद्वार देहरादून में जो पौड़ी जनपद को मिला के की गई, उसमें जो आपका जो इस आपका जो राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना की गई। 820.42 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल इसका है। इस राष्ट्रीय उद्यान का नाम जो स्वतंत्र भारत के जो पहले आपके गवर्नर थे, गवर्नर जनरल थे, भारतीय गवर्नर जनरल आपके चक्रवर्ती राजगोपाल वर्मा आचार्य थे, राजगोपाल आचार्य थे, उनके नाम पर आपका रखा गया। प्रारंभ में आपको यहाँ पर हाथियों को संरक्षण को दिया गया था, किंतु 2015 में क्या हुआ, इसे उत्तराखंड का दूसरा टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। इसको आपको थोड़ा सा जानते रहना है 2015 में। और स्तनधारियों की बात की जाए तो यहाँ पे 23 प्रजातियां पाई जाती है। पक्षियों की आपकी 315 जो प्रजातियां हैं उनको यहाँ पे संरक्षण प्राप्त है। ठीक है, और यहाँ पर आप देखोगे तो बाघ के अलावा जो आपका तेंदुआ हो गया, जंगली बिल्ली हो गया, लकड़बग्गा हो गया, सियार हो गया, लोमड़ी हो गई, चीतल हो गया, हाथी हो गया, सांबर हो गया, हिरन, भारतीय लंगूर, इन सब जो जीव जंतु है इनको यहाँ पे संरक्षण प्राप्त मिलता है राजा जी राष्ट्रीय उद्यान में। ये आपको थोड़ा सा जानते रहना है।
छठवां आपका है जो गंगोत्री नेशनल पार्क आपको देखने को मिलता है, स्थापना 1989 में आपको देखते हैं, उत्तरकाशी जनपद में की गई है। 2390 किलोमीटर स्क्वायर आपका क्षेत्रफल इसका है। उत्तराखंड का सर्वाधिक बड़ा आपका राष्ट्रीय उद्यान है। 15 प्रजातियों के स्तनधारी हैं। 150 पक्षियों की आपका जो निवास स्थान यहाँ पे पाया जाता है। और हिम तेंदुआ जो आपका है उसके लिए संरक्षण केंद्र आपका ये बनाया गया है, संरक्षण नेशनल पार्क बनाया गया है। भूरा बालू हो गया, कस्तूरी मृग आदि को भी यहाँ पे संरक्षण दिया गया है। अब आपका जो मैं सवाल की बात कर रहा था कि अगर आपको एक कंसोलिडेट सवाल पूछ लिया जाए समस्त नेशनल पार्क को जोड़ के, कि आपको पूछा जाए 10 नंबर में कि उत्तराखंड के प्रमुख नेशनल पार्कों की चर्चा करिए, उनके बारे में बताइए, तो सबसे बेटर अगर आप लिखने जाओगे, मैं स्मार्ट तरीके से बता रहा हूँ पैराग्राफ फॉर्म में, तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। और मतलब अगर आपको चाहते हो कि आपको बाकी बच्चों के कंपैरिजन में थोड़ा सा आधा 1 नंबर एक्स्ट्रा मिले, तो आपको करना ये है कि बेसिकली ऐसा मैप बना देना है उत्तराखंड का। और मैप आप जब बनाओगे तो मैप बनाने के बाद प्रॉपर तरीके से जिन जिलों को आपको दर्शाना है, जहाँ जहाँ वो पार्क आपके अवस्थित हैं, तो आपने फिर दिखा देना है कि भाई ये आपका राजा जी जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, ये आपका राजा जी नेशनल पार्क है, ये आपका गोविंद नेशनल पार्क है, ये आपका फूलों की घाटी है, आपका नंदा देवी है। तो करना ऐसा है कि भाई ऐसा बना के और ऐसा आपको लाइन खींच के ऐसा दिखा देना, यहाँ पे बता देना कि गोविंद, ठीक है, गोविंद नेशनल पार्क, ठीक है, ये लिख दिया। इसी को फिर आपका की पॉइंट आपको लिखने हैं, जो आपके बुलेट पॉइंट आपको लिख देने यहाँ पे, क्षेत्र लिख दिया, जिला लिख दिया, प्रमुख जीव लिख दिए बस, और प्रोजेक्ट को चला तो वो 4 चीज़ें आपको ऐड कर दी। इसी तरीके से बाकी आपके जो आपके 6 और राष्ट्रीय उद्यान है उनके बारे में आपको ऐसे सेम तरीके से मैप वाइज अगर जाओगे तो आपके आंसर थोड़ा सा और अच्छा बन जाता है, और आपको जो नंबर आपके जो होते हैं बाकी बच्चों के कंपेरिजन में थोड़ा सा आपको आधा 1 नंबर एक्स्ट्रा मिल जाता है। और मेंस में आपका जो है आधा 1 नंबर भी आपका जो रैंक होती है एसडीएम से लेके आपको दूसरी पोस्ट में आपको ले जा सकती है। वन्य जीव विहार की बात है तो वन्य जीव विहार का तात्पर्य होता है उस संरक्षित क्षेत्र से है जहाँ जीव जंतुओं तथा प्राकृतिक वनस्पतियों को संरक्षण दिया जाता है, ठीक है, किंतु कुछ कानूनों के तहत मानवीय हस्तक्षेप भी स्वीकार्य होता है। जहाँ आप पार्कों में यहाँ पे हस्तक्षेप नहीं था, लेकिन यहाँ पे जो है थोड़ा सा आपका हस्तक्षेप आपका स्वीकार होता है। उत्तराखंड के संदर्भ में आप देखोगे तो 7 वन्य जीव आपके जो अभ्यारण्य है वो आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। इसमें जब आओगे पहला आपका है गोविंद जो वन्य जीव अभ्यारण्य, उसके बारे में तो भाई स्थापना 1 मार्च 1955 उत्तरकाशी में अवस्थित है। 485 किलोमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल है। राज्य का सबसे पुराना वन्य जीव विहार आपका ये देखने को मिलता है। की पॉइंट आप मतलब टू द पॉइंट लिखो आंसर को, फालतू आपकी गप नहीं माननी है, फालतू बकवास नहीं लिखनी है। अब आप बना के गोविंद जीव अभ्यारण्य यहाँ है, इसमें यह है, इसमें ये लिखा गया, तो मतलब वो आपका टाइम टेकिंग हो जाता है, बिल्कुल बोरियत भरा आपका आंसर होता है। अगर आप फैक्ट वाइज लिखोगे, इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम यही कंपैरिजन आप देखोगे, आप किसी भी इंग्लिश मीडियम के बच्चे कॉपी देखना और हिंदी मीडियम के कॉपी जो बच्चा है उसकी कॉपी और नोट्स देखना, तो इंग्लिश मीडियम के बच्चे होंगे उनके जो आंसर वगैरह आप देखोगे तो टू द पॉइंट होते हैं, बुलेट फॉर्म में मैक्सिमम लिखते हैं, और उनके नोट्स जो आपके होते हैं तो नोट्स भी उनके जो आपके बने होते हैं ना वो बिल्कुल टू द पॉइंट बने होते हैं, ऐसे वो गप नहीं मारते हैं। जैसे कि हिंदी वाले क्या होते हैं बिल्कुल सजा दजा के बिल्कुल राइटिंग बना के नोट्स को ऐसे सजाते हैं जिससे उन्हें वो दीवार में फ्रेम करवाना हो, तो ऐसा नहीं है। इंग्लिश मीडियम वालों के बच्चे देखना, अगर आप आसपास कोई होगा तो उनके नोट्स देखना आप किस तरीके से बने हैं, बिल्कुल इधर उधर बहुत ही शॉर्ट क्रिप्सी नोट्स हैं। आप मतलब ये मान के चलो कि वो बिल्कुल एक लक्ष्मीकांत की इतनी मोटी किताब है उसको वो कम से कम 40 से 50 पेजों में पूरा खत्म कर देते हैं, ठीक है। तो अगला हम देखते हैं केदारनाथ वन्य जीव विहार। उसमें आपका चमोली आपका जो रुद्रप्रयाग जिला है इसमें फैला हुआ है। 957 जो किलोमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल है। 1972 में इसकी स्थापना होती है और राज्य का सबसे बड़ा आपका जो वन्य जीव आपका विहार है। मैंने 4 चीज़ें कही थी, 5वां मैंने कहा था कि प्रोजेक्ट कोई परियोजना चल रही है, तो उसके बारे में यहाँ पे मैंने उल्लेख कर दिया। तो वही चीज़ है कि इस वन्य जीव विहार से आपको 1974 में आप देखोगे तो कस्तूरी मृग संरक्षण परियोजना आपको चलाई गई है, ये आपको देखते रहना है। अगला है आपका अस्कोट वन्य जीव विहार के बारे में आपको थोड़ा देखना है। 1986 में इसकी स्थापना हुई, पिथौरागढ़ में हुई, 600 किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है और वर्तमान में सर्वाधिक जो कस्तूरी मृग आपके इसी आपके अस्कोट वन्य जीव विहार में आपके पाए गए, आपको देखते रहना है। पिंसर वन्य जीव विहार की बात की जाए तो 1988 में स्थापना, 87 किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है और अल्मोड़ा में ये बना है, ये आपको दिखना है। 5वां आपका है सोना नदी वन्य जीव विहार, पौड़ी गढ़वाल में स्थित है। 301 किलोमीटर का इसका क्षेत्रफल है और राजा जी पार्क के साथ ही इसमें प्रोजेक्ट एलिफेंट योजना जो प्रारंभ की गई थी वो सोना नदी वन्य जीव विहार में भी की गई थी। इसको थोड़ा सा आपको जानते रहना है, गॉट इट। और आपका जो सेकंड लास्ट है आपका मसूरी वन्य जीव विहार, ये आपको पता ही होगा कि मसूरी देहरादून आपके रोड पे है। 1993 में आपका बना था। विनोक माउंटेन क्लेव नाम से आपका ये
प्रसिद्ध है। इसका क्षेत्रफल आपका सबसे छोटा है, 11 किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है, और राज्य का सबसे छोटा अभ्यारण्य आपको देखने को मिलता है। और अंतिम आपका हो जाता है नंदौर वन्यजीव विहार, 2012 में स्थापना है, 27 किलोमीटर क्षेत्रफल है, नैनीताल चंपावत में फैला हुआ है, और राज्य का सबसे नवीनतम जो वन्यजीव अभ्यारण्य आपका है नंदौर वन्यजीव अभ्यारण्य आपको देखने को मिलता है। देख लिए। और सेम उसी फॉर्मेट में मैप बनाए, मैप में फटाफट से अपने जगह दर्शाइए, मसूरी का दर्शाए, गोविंद का दर्शाए, केदारनाथ दर्शाए, सोनानदी दर्शाए, और इनके बारे में 3-3 पॉइंट आपने डाल दिए, और आपका आंसर जो है बहुत जल्दी और स्मार्ट तरीके से आपका आंसर यहाँ पे तैयार हो जाएगा। समझ गए। अब ऐसा नहीं है, नोट्स ऐसे नहीं बनाने हैं बिल्कुल, मतलब पूरा पेज छाप देना है। पेज मतलब इसी नोट्स को आपको बिल्कुल 2 तरीके से आप 2-3 पेजों में डाल दिया। मैंने तो ये लिखा है, तो आप इससे बेटर तो आप इसी सीधा मैप बनाना है, बिल्कुल ऊपर टॉपिक डालो कि वन्य जीव अभ्यारण्य, मैप बनाए, आपके जो अभ्यारण्य 7 आपने वो दर्शाए, और उनके बारे में 3-3 लाइन आपने लिख दी, और आपके नोट्स बन गए। और क्या चाहिए, नोट्स आपके इसी तरीके से बने होने चाहिए। ठीक है, वन्य जीव अभ्यारण्य हमने देख लिया। अब इसमें आपका जो संरक्षण आपके जो है आरक्षित क्षेत्र हैं, आरक्षित वो देखें, हम थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, तो वे संरक्षित क्षेत्र आपके जो होते हैं, जो राष्ट्रीय उद्यानों, वन्य जीव अभ्यारण्यों एवं जो आरक्षित या संरक्षित वनों के जो मध्य आपका जो एक ये बफर जोन की भांति कार्य करते हैं। तो इनका प्रयोग जो होता है वन्य जीव जो गलियारे होते हैं उनके रूप में भी किया जाता है। उत्तराखंड में आपका जो है 4 संरक्षित जो आपके हैं वो आरक्षित हैं। समझ गए। तो जो आपका संरक्षण आरक्षित क्षेत्र होते हैं, ठीक है, तो जो आपके राष्ट्रीय उद्यान हो गए, जो वन्य जीव अभ्यारण्य हो गए, जो आरक्षित संरक्षित वन हो गए, तो उनके मध्य आपका जो इनका जो निर्माण किया जाता है वो आपका जो बफर जोन के रूप में किया जाता है, बफर जोन की भांति इनका उपयोग किया जाता है। ठीक है, और उत्तराखंड में आप देखोगे तो वर्तमान में 4 संरक्षण जो आरक्षित क्षेत्र आपको देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले आप देखते हो तो आपका जो आसन वेटलैंड आपका जो संरक्षण आरक्षित क्षेत्र है 1967 में आपका स्थापित हुआ था, ये आपको जानते रहना है। आसन बैराज को जो है 2005 में जो आपका है संरक्षण आरक्षित घोषित किया गया था। स्थापित तो 1967 में हो गया था, लेकिन आपका जो है इसे जो आपका संरक्षण आरक्षित जो घोषित किया गया 2005 में किया गया। ढालीपुर झील के नाम से ये प्रसिद्ध ये आरक्षित जो है ये चक्राता और देहरादून में स्थित है। ठीक है, चक्राता जो है देहरादून के वहाँ स्थित है। और 2020 में आप जो है उत्तराखंड का एकमात्र आपका जो रामसर साइट घोषित किया गया था 2020 में। तो प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ से बन जाता है कि किस वर्ष इसे घोषित किया गया था, तो ये आपको जानते रहना है। और यहाँ पे आप जो है 53 प्रकार के आपके जो पक्षी प्रजातियां हैं वो पाई जाती है, और उनमें से आप देखोगे तो 19 जो आपके प्रजातियां हैं वो प्रवासी प्रजातियां यहाँ पे पाई जाती है पक्षियों की। दूसरा आपको देखने को मिलता है झिलमिल आरक्षित, आपको देखते हैं इसकी स्थापना 2005 में हुई थी, हरिद्वार में इसकी स्थापना की गई थी। और इन आरक्षितों में आप देखते हो तो बारहसिंगा को संरक्षण प्रदान किया गया है झिलमिल में। तो अगर पूछा जाए कि बारहसिंगा को किस आपके आरक्षित में संरक्षण प्राप्त है, तो आपका हो जाएगा झिलमिल आपका जो संरक्षण आरक्षित क्षेत्र है वहाँ आपको देखने को मिलेगा। तीसरा आपका पौंगलगढ़ झील संरक्षण आरक्षित क्षेत्र है, 2012 में इसकी स्थापना होती है, नैनीताल में स्थापना होती है, और यहाँ अनेक वन्य जीवों को संरक्षण प्रदान किया गया है। चौथा आपका नंदा देवी संरक्षण आपका जो है ये 2015 में है, नैनीताल में स्थापित है। उत्तराखंड की जो सबसे बड़ी आरक्षित है, जहाँ क्या है कि 600 प्रजाति के पक्षी आके पाए जाते हैं, 600 प्रजाति नैना देवी में। इसको आपको थोड़ा सा जानते रहना है। अब है नंदा देवी जो जैव आरक्षित क्षेत्र के बारे में पढ़ लेते हैं। ये क्या है, तो जैव आरक्षित क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र होता है जहाँ विशेष जीव, विशेष जंतु, विशेष सूक्ष्म जीव को क्या है संरक्षण दिया जाता है। और उत्तराखंड में जो 3 जनपद है आपके, चमोली हो गया, बागेश्वर हो गया, आपका जो पिथौरागढ़ हो गया, वहाँ 1988 में जो आपका नंदा देवी जो बायोस्फीयर की स्थापना की गई। ठीक है, और 5860 किलोमीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल में इसकी स्थापना आपकी की गई। ठीक है, और इस बायोस्फीयर को आप देखोगे तो 1988 में आपका जो है यूनेस्को ने इसे आपका जो MAB मैप कार्यक्रम के तहत क्या किया, अपनी धरोहर सूची में शामिल किया गया 1988 में। इसको थोड़ा सा आपको जानते रहना है। ठीक है, हाँ, तो आपका जो प्राकृतिक संपदा और जो वन संपदा वाला जो आपको चैप्टर था, जो टॉपिक था, उसमें क्या क्या आपके डायमेंशन आने चाहिए, क्या क्या चीज़ें आपको देखनी है, क्या क्या टॉपिक आपको देखने हैं, वो मैंने कवर कर लिए। मेंस के पर्सपेक्टिव से अगर बनेगा इस टॉपिक से, तो सवाल आपके इनसे से बनेगा। अब आपको इन टॉपिक्स को जो है अपनी लैंग्वेज में अपने तरीके से टॉपिक का नाम डाल के उसके अंदर आपको इन सारे जो आपको मैंने चीज़ें बताई उनका आपको एक कंसोलिडेट नोट्स आपको बना देना है। ठीक है, और क्लास देखते हैं हम। आपकी क्लास आपकी 40 मिनट की हो गई है। ठीक है, ज़्यादा बड़ी नहीं करते हैं, देखते हैं आपका मृदा वाला। तो एक काम करते हैं, मृदा वाला देख लेते हैं। ठीक है, ताकि आपका जो सिलेबस है जल्दी जल्दी आपका खत्म हो जाए। हम मृदा वाला इसमें देख लेते हैं। फिर अगली वीडियो में आपको जो हिमनद हो गया, झील, जलवायु परिवर्तन एक क्लास उसमें आ जाएगी। एक क्लास में संसाधन, वन, जल, खनिज, भूमि उसमें देख लेंगे।
एक क्लास आपका फिर कृषि सिंचाई औद्यानिकी पशुपालन उद्योग आप सबका उसमें देख लेंगे। फिर एक क्लास आपका पर्यटन समस्या समाधान इस सब उसमें आ जाएगा। मतलब बेसिकली ये मान के चलोगे आपका 10 से जो मैं टारगेट ले रहा हूँ 10 से 12 क्लास में आपको उत्तराखंड भूगोल हो जाएगा, 10 से 12 क्लास में आपको उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था जाएगी, यानी 25 क्लास आप मान लो। 5 क्लास में आपका आपसे ये डिजास्टर मैनेजमेंट वाला जो चैप्टर आ जाएगा, 30 क्लास आपकी हो गई। और जो सामुदायिक विकास आपका जो है इनको आप मान के चलो कि 5-5 क्लास में आपको मैं ये पूरा खत्म करवा दूंगा, 5, 10, 15 क्लास। तो जो मैंने कहा था 15-20 में, बेसिकली 50 क्लास का मैं टारगेट लेके चल रहा था, तो 50 क्लास में आपका जो पर पेपर आपका खत्म हो जाएगा उत्तराखंड 2 भी, और 50 क्लास आपकी उत्तराखंड फर्स्ट की आपकी जो इंडिविजुअल चल रही उसमें आपका वो भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो मृदा वाला देख लेते हैं। ठीक है, ज़्यादा कुछ बड़ा नहीं इसमें, थोड़ा समझ लो बस थोड़ा सा चीज़ों को आप। ठीक है, तो ये मृदा की बात है कि मृदा उत्तराखंड में मृदा, ठीक है, तो मृदा की बात आई तो उत्तराखंड में मृदा वाले चैप्टर को इस तरीके से पढ़ना है कि आपको देखना है कि उत्तराखंड में मृदा का वर्गीकरण। ठीक है, तो आप सीधे तब शुरू करोगे कि मृदा का वर्गीकरण करने के कई आधार होते हैं। ठीक है, भौतिक रूप से कणों के आकार पे, रंग के आकार पे, इसमें जो उगने वाली फसल है उनके आधार पे, जो रासायनिक पोषक तत्व हैं उनकी प्रचुरता के आधार पे मृदा का वर्गीकरण जो किया जाता है। किंतु भी किसी भी एक आधार पर आप मिट्टी का वर्गीकरण करने पर अन्य आधार जो क्या है वो छूट जाते हैं। तो इसीलिए क्या हुआ था कि जो भारतीय कृषि अनुसंधान है उसके द्वारा क्या किया, 1953 में, आपको साल याद रखना है, 1953 में भारत में मृदा को जो है आपको बेसिकली 8 भागों में डिवाइड किया गया। भारत में मृदा को, ठीक है, उसको जो है 8 भागों में विभाजित किया गया, और जिसमें से एक प्रकार आपका जो पर्वतीय या वनीय मिट्टी थी। ठीक है, और इस मिट्टी का विस्तार जो आप देखोगे तो पश्चिम में आपका जो हिमाचल से लेकर पूर्व में आपका जो पूर्वोत्तर तक जो राज्य हैं उनमें आपका फैला हुआ है इस मिट्टी का आपका जो ये है जो आपका प्रचार है। तो आज देखोगे तो आपका जो ये उत्तराखंड हिमाचल से लेके आपका सीधा आपका जो पूर्वोत्तर के राज्य हैं यहाँ तक इस बेल्ट में आपका जो ये पहाड़ी मिट्टी हम कह सकते हैं, या फिर जो पश्चिमी आपका जो पर्वतीय मिट्टी है या वनीय मिट्टी है, इसका आपका जो फैलाव आपको देखने को मिलता है। ठीक है, और उत्तराखंड में भी आप जब देखते हो तो पर्वतीय आपका जो यह वनीय मिट्टी है वो आपकी पाई जाती है। ठीक है, और ये मिट्टी आपकी जो है अपरिपक्व अवस्था में है अभी। ठीक है, अभी पूरी तरह से ये परिपक्व नहीं हुई है, और इसमें आपको जो चूना और फास्फोरस की कमी जो है और जीवाश्म की आपकी जो प्रधानता पाई जाती है। ठीक है, किंतु उत्तराखंड के जब विभिन्न आप भागों में देखोगे तो धरातलीय चट्टानों की जो संरचना है उसमें विविधता है, जलवायु की विषमता है। तो इन सब के कारण क्या हुआ है कि जो मृदा की प्रकृति है ना उसमें भी अंतर पाया गया है, और जिस कारण क्या है यहाँ मृदा का जो है विभिन्न वर्ग जो आपके यहाँ पाए जाते हैं। बेसिकली आपको जो आपको टॉप पे आपका पर्वतीय वनी मिट्टी है, लेकिन इसके अलावा जो आपका दरअसल चट्टान वगैरह होगी उत्तराखंड की जो आपकी संरचना वगैरह होगी उसमें जो विविधता पाई जाती है, आपकी जो जलवायु की जो विषमताएं काफ़ी अंतर पाया जाता है, और उनके कारण क्या है कि मृदा की जो प्रकृति में आपके अंतर हो जाता है अलग अलग क्षेत्रों में उत्तराखंड में। और उन्हीं जो आपके अंतर थे, उन्हीं जो विषमताएं थी, उन्हीं के कारण जो आपकी उत्तराखंड में जो है मृदा के भी आपके जो भिन्न वर्ग आपको देखने को मिलते हैं। सबसे पहले आप जो देखते हो आपका है टर्सरी मिट्टी। अब ये मिट्टी उत्तराखंड की जो आपकी शिवालिक जो पहाड़ियाँ हैं और जो दून घाटियाँ हैं उनमें आपकी टर्सरी मिट्टी आपकी पाई जाती है। अब इसकी विशेषता क्या है, तो विशेषता इसकी है कि ये बलुई और छिद्र युक्त होती है। ठीक है, और दून घाटी की मिट्टी में आपका जो देखोगे तो चिकनापन तथा जो आर्द्रता होती है वो धारण करने की क्षमता ज़्यादा होती है। ठीक है, जो शिवालिक पहाड़ियों की जो मिट्टी आपकी होती है उसमें परिलक्षित नहीं होती है। और इस मिट्टी में आप देखोगे तो वनस्पति में आपका जो है लोहांश और जीवाश्म जो आपका विद्यमान रहता है। ठीक है, और जो आपका देखोगे तो चाय आपका जो हो गया, ठीक है, चाय उत्पादन के लिए जो आपका फिर ये आपकी जो टर्सरी मिट्टी है ये उपयुक्त होती है, इस बात को आपको थोड़ा सा जानते रहना है। ठीक है, दूसरा आप देखोगे तो आपका क्वार्ट्ज मिट्टी आ जाएगा। अब नैनीताल का जो भीम वाला क्षेत्र है, भीमताल वाला जो क्षेत्र है उसमें मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, तो ये इसमें जो मिट्टी पाई जो निर्माण जो होता है उसमें शैल हो गए, शिष्ट हो गया, जो क्वार्ट्ज हो गए, इनके मिश्रण से जो इस क्वार्ट्ज मिट्टी का आपका निर्माण होता है, इसका तैयार होती है, इसका निर्माण हुआ था। अब यह मिट्टी जो है उपजाऊ है, इस बात को आपको थोड़ा सा जानते रहना है। ठीक है, ज्वालामुखी मिट्टी आपकी तीसरी होगी। तो उत्तराखंड के जो पर्वतीय भाग है तथा जो नैनीताल के जो भीमताल वाला क्षेत्र है इस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। इस मिट्टी में आपका ग्रेनाइट होता है, डोलामाइट होता है, इन शैलों की मात्रा आपकी पाई जाती है, और कृषि कार्य हेतु भी आपकी जो मिट्टी है ये आपकी उपयुक्त आपकी या फिर उपयोगी है, इस बात को आपको थोड़ा सा जानते रहना है। चौथा आपकी दोमट मिट्टी आपको देखने को मिलती है। तो जो शिवालिक पहाड़ियाँ आपकी है तो शिवालिक पहाड़ियों की आपकी जो निचली घाटी है तथा उस निचली घाटियों में तथा जो आपकी दून घाटी में आपकी जो मिट्टी है आपकी पाई जाती है, इस बात को आपको थोड़ा जानते रहना है। इस मिट्टी में आपका जो चिकनापन आपका हो गया वो
चूना और जो लोहांश का जीवाश्म इसमें जो विद्यमान रहता है, ठीक है। तो जो आपकी जो दोमट मिट्टी में इसमें चिकनापन रहेगा, चूना रहेगा, और लोहांश का जो लोहांश का जो जीवाश्म है वो विद्यमान रहता है, और कृषि कार्यों के लिए आपकी जो मिट्टी ये भी उपयुक्त आपको देखी जाती है। भूरी मिट्टी, और ये मिट्टी राज्य के जो पहाड़ी क्षेत्र हैं उनमें सबसे अधिक मात्रा में जो मिट्टी पाई जाती है वो तो आपकी भूरी मिट्टी है। इसमें कार्बनिक पदार्थों की मात्रा जो है कम रहती है, जल धारण क्षमता कम होती है, किंतु ये प्रकृति इसकी जो है अम्लीय होती है इस भूरी मिट्टी की। और नैनीताल वाला क्षेत्र हो गया, मसूरी वाला क्षेत्र हो गया, चक्राता आदि क्षेत्रों में जो है इस चूने की प्रचुर मात्रा में, मतलब नैनीताल हो गया, मसूरी हो गया और चक्राता आदि क्षेत्रों में ये मिट्टी पाई जाती है। चूने की प्रचुर मात्रा इसमें अधिक होती है और इसलिए क्या है, ज़्यादा उपजाऊ ये मिट्टी नहीं होती है। अगला है जो जलोढ़ मिट्टी है। तो जलोढ़ मिट्टी की बात की जाएगा तो ये मिट्टी राज्य के मैदानी भागों में पाई जाती है। तराई वाला क्षेत्र आपका हो गया, भावर हो गया, बांगर हो गया, खादर हो गया। और इस मिट्टी द्वारा जो निर्मित की गई संरचनाएं कौन सी है, ये चारों हैं जलोढ़ मिट्टी के द्वारा, इसको जानते रहना है। हल्का भूरा इसका रंग है। मिट्टी जो है कार्बनिक पदार्थों की अधिकता से युक्त होती है और इसकी जो जल धारण क्षमता होती है वो भी अधिक होती है। और यह मिट्टी जो आपकी है अत्यंत आपकी उपजाऊ होती है, कौन सी, जलोढ़ मिट्टी। अगली आपकी लाल मिट्टी। अब यह मिट्टी राज्य के कुछ क्षेत्रों में पाई जाती है, इसके आपको सबसे पता होना चाहिए, जिनमें आपका टिहरी हो गया, उत्तरकाशी हो गया, चमोली हो गया, रुद्रप्रयाग आदि जो जिले हैं वो प्रमुख रूप से आपको देखने को मिलते हैं। इसमें आयरन ऑक्साइड की जो प्रचुरता होती है इसमें, तो इसके कारण जो इस मिट्टी की जो उर्वरता होती है वो क्षमता जो है वो अधिक होती है, किंतु इसकी जो जल धारण क्षमता होती है वो कम होती है लाल मिट्टी के कारण। लाल मिट्टी की ये आपको थोड़ा सा जानते रहना है। काली मिट्टी देखोगे, काली मिट्टी, ये मिट्टी आपके जो राज्य के हरिद्वार वाला क्षेत्र हो गया, देहरादून जिले का जो क्षेत्र है उसमें आपकी जो काली मिट्टी बेसिकली पाई जाती है। काले रंग की इस मिट्टी में क्या है कि कार्बनिक पदार्थों की जो बहुलता होती है, ठीक है, और इस मिट्टी की जल धारण क्षमता भी अधिक होती है तथा ये मिट्टी जो आपकी अत्यंत आपकी उपजाऊ होती है, इसको आपको थोड़ा सा जानते रहना है। फिर आपकी है रेतीली मिट्टी। रेतीली में आपकी मिट्टी जो है राज्य के कुछ क्षेत्रों में आपकी पाई जाती है। उत्तरकाशी और चमोली का जो क्षेत्र है प्रमुख, इसमें आपकी रेतीली मिट्टी आपको देखने को मिलती है। इसमें रेत के कणों की आपकी बहुलता है, प्रमुखता से है, और साथ ही जो कार्बनिक पदार्थ हैं उसकी जो कार्बनिक उनकी मात्रा है वो कम होती है। और ये मिट्टी जो आपकी कम उपजाऊ होती है और जल धारण जो क्षमता है इसकी होती है वो भी आपको जो है कम देखने को मिलती है, किसकी, रेतीली मिट्टी की। ठीक है, तो मिट्टी में आपका इतना ही है। एक आपकी जो चारागाही मिट्टी, इसको देख लो, तो इसमें मिट्टी में आपका चूना हो गया, फास्फोरस जैसे तत्व हो गए, उनकी कमी होती है, लेकिन किंतु जीवाश्म की इसमें प्रचुरता आपकी ज़्यादा होती है मिट्टी में। समझ गए। तो मिट्टी में आपका ये सब देखना है कि मिट्टी में आपको उत्तराखंड में कितने प्रकार के वर्ग पाए जाते हैं, किस किस तरीके से आपको देखने कौन सी उपजाऊ है कौन सी नहीं है, इन सब बातों का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। तो मिट्टी में आपको इस तरीके से आपको आपके एक नोट्स, आपका क्रिस्पी नोट्स आपको बना के चलना है। ठीक है, तो मिट्टी वाला हमने देख लिया, ठीक है, बेसिकली समझ लिया है चीज़ों को। अब आपका हिमनद हो गया, झीलें और जो जलवायु परिवर्तन है, इसको हम देखेंगे अगले चैप्टर में। आपका जो उत्तराखंड सेकंड पेपर आपका होगा, जो क्लास होगी आपकी अगले कल शाम को। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। ठीक है, आई होप कि चीज़ें आपको समझ आ रही हैं और आपके मतलब कि आपके फ़ायदा लग रहा है। ठीक है, तो वही रिक्वेस्ट आपसे सेम रहेगी, अगर वीडियो से आपको, वीडियो देख के आपको लग रहा है कि हाँ चीज़ें कंटेंट आपका मतलब का है, आपको फ़ायदा मिल रहा है, कुछ चीज़ें आपको सीखने को मिल रही है, तरीका हो गया कुछ, मतलब कुछ भी थोड़ा भी अगर आपको फ़ायदा मिल रहा है तो वीडियो को आपको लाइक करना है, चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है ज़्यादा बच्चों के बीच जो मेंस की तैयारी कर रहे हैं। 26 का कैलेंडर आ गया है, उसकी तैयारी करने के बारे में सोच रहे हैं, गाइडेंस नहीं मिल रहा है प्रॉपर तरीके से, उन्हें आप इस चैनल को आप रेकमेंड कर सकते हो। कमेंट में आप बता सकते हो अपने डाउट वगैरह क्या है, किन चीज़ों में आपको हेल्प चाहिए। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को लेके हम काम करते हैं। तो इसके अलावा मैं आपकी अलग से एक वीडियो पे काम कर रहा हूँ, ठीक है, जो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी, उससे मैं कोशिश करूँगा जल्दी अपलोड करने की। ठीक है, तो ठीक है, अगले हम जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप बने रहिए, अपने साथ अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़िए आप। तो ठीक है, जल्दी मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। बाय बाय।